स्वागतम स्वागतम धर्मेंद्र प्रधान स्वागतम। सर वेलकम सर। We are also very privileged. हमारी साइड हो जाओ। हाँ अरे कोई Big hands please. और इस आयोजन कमेटी के अध्यक्ष उड़ीसा के जाने माने सीए माननीय राजीव साहू जी, देश भर से आए हुए, विशेष करके पूर्वी भारत से आए हुए सभी मित्रों, पत्रकार बंधु, मैं उड़ीसा की ओर से, भुवनेश्वर शहर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्वानों का इस सम्मेलन को आपने भुवनेश्वर में लगातार 11वीं बार आयोजन करके इस शहर की, इस राज्य की मर्यादा बढ़ाया और ये एक पवित्र भूमि है, सुखद संयोग है। पिनाकी बाबू जगन्नाथपुरी के सम्माननीय लोकसभा के सदस्य भी हैं। उड़ीसा के नागरिकों की ओर से हम दोनों आप सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, मैं यहां गलती से आया हूं। मैं सोचा था कि सरकार की बजट के बारे में कहूं, अगर एक प्रतिद्वंदी मित्र से मेरे सरकार की कार्यकाल के बारे में, कुछ क्रियान्वयन के बारे में कोई अच्छा शब्द सुनते हैं तो हम सही दिशा में चलते हैं, उसकी एक स्वीकृति होती है। मैं आभार प्रकट करता हूं पिनाकी मिश्रा जी को। उन्होंने मेरे सरकार की योजनाओं के बारे में, विशेष करके मेरे सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी की कुछ पहल के बारे में उन्होंने आप लोगों के सामने एक सराहना किया। और मैं इसीलिए कहता हूं मैं गलती से आया हूं, पार्थ मिश्रा जी मेरे को बुलाने नहीं गए थे। एक रस्म अदाई उन्होंने करने उड़ीसा में करना है, मैं उड़ीसा का, पार्थ जी का मजबूरी भी था, किसी को तो बुलाना है। चलो, मैं सौभाग्य मानता हूं मैं आप लोगों के बीच में आया और मेरे को कुछ विषय में पिछले 3-4 महीने में अनुभव हुई है। मैं आपकी दुनिया से कोसों दूर था और राइटली पिनाकी बाबू टोल्ड ही स्टार्टेड हिज अकाउंटिंग टैक्स रिटर्न फ्रॉम 84. I started after 10 years around 95. In that way I came to know about the CA part. और इन दिनों में नेताओं की और सीएओ की तो बड़ा मधुर संपर्क है और पिछले 10 सालों में तो और मधुर संपर्क हुई है। मित्रों, कोई एक मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने शायद सराब जी ने कहा 90 दशक से देश की
अर्थनीति खुल चुका है। देश की नया नीति नियम मानक शुरू हो गया है और इस देश आगे जाने के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं 4-5 साल पहले अभी रघु जी कह रहे थे कि ये भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट विश्व की दूसरी नंबर की संस्थान है आकार की दृष्टि से, और इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजार में वो गल्फ की उदाहरण दे रहे थे कि पूरा गल्फ की अकाउंटिंग सिस्टम भारतीयों के हाथ में है। मित्रों, मैं 4-5 साल पहले न्यूयॉर्क में कहीं से जाने आने में 4-5 दिन बिताने के लिए मेरे मन में था, एक बार देखे तो सही विश्व की अर्थनीति चलाने वाले लोगों की मन मिजाज क्या है। मैं वहां कुछ इंडियन मित्रों को, भारतीय नौजवानों को मिला। ऐसे सहज बातचीत होते होते उनको पूछा कि आप लोगों की डोमेन क्या बन रहा है। एक समय में कहा जाता था कि भारतीय डॉक्टर विदेश पहुंचे थे, यूरोप पहुंचे थे, अमेरिका पहुंचे थे, उस फील्ड को हाथ में ले लिए थे। अमेरिका के अंदर कई सारे छोटे मोटे सेक्टर हैं, होटल मोटेल सेक्टर हो या डायमंड सेक्टर हो, ये सारे धीरे धीरे भारतीयों के हाथ में आ चुका है। ऐसे आप लोगों की डोमेन क्या बन रहा है? सब आप ही के बिरादरी के लोग थे ज्यादातर। 4-5 साल पहले मेरा एक सुखद अनुभूति हुई थी आप लोगों के बारे में। उन लोगों ने मेरे को कहा कि इन दिनों में भारत की अंदर से जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लड़के आते हैं, लॉ फर्म से लड़के आते हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उपज है, इंटरनेशनल मार्केट में मर्जर एक्विजिशन के अंदर सबसे बढ़िया ब्रेन किसी को माना जाता है तो इंडियन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोगों को माना जाता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले कि इसके अंदर जो असेसमेंट करने में, कैलकुलेशन करने में जो पेशेंस चाहिए, जो उसके अंदर कोई एक फार्म के अंदर कई चीजों कोई बेचता है, थोड़ी ना अपने अच्छा चीजों को दिखा के बेचता है, अच्छा जो गलत चीजों को दिखा के बेचता है तो कवर करके बेचता है, अच्छा चीजों को ही दिखा के ब्रांडिंग करता है। इसको ढूंढ निकालने में कोई सफल होता है तो इंडियन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लड़के ही सफल होते हैं, इसीलिए हम उसी में इमर्ज कर रहे हैं, ये हमारी डोमेन बन रहा है। मित्रों, आप सिंगापुर तक नहीं हो, आप गल्फ में नहीं हो, शायद हमारी ऊपर ये चुनौती है, आने वाले दिनों में हम विश्व की इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को हमारे हाथ में ले ले, ये हमारी पास चुनौती है। और मैं मानता हूं आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की पराकाष्ठा भारत को रोजगार भी लाएगा, मान सम्मान भी लाएगा। मित्रों, अभी मेरे बड़े भाई पिनाकी जी देश की अर्थनीति के बारे में, मौजूदा सरकार की चुनौती के बारे में, अपने नीति नियम के बारे में स्पष्टता दे रहे थे। मित्रों, गड़बड़ी होती है अकाउंटिंग में। मैं जिस विभाग का काम आजकल देख रहा हूं, मेरे नेतृत्व ने मेरे को जिस विभाग का काम का सौंपा है, भरोसा किया है, मैं रोज नई चीज अकाउंटिंग के बारे में सीखता हूं। मैं अकाउंटिंग की दुनिया से कोसों दूर था। सीए जी ने कुछ दिन पहले कहा कि 26,000 करोड़ रुपया ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज्यादा लाभ कर रहा है, कंज्यूमर से ज्यादा ले रहा है। और आम लोगों की धारणा भी है कि शायद भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट मार्जिन है
थोड़ा मोनोपोली है, और सीएजी ने कहा, और अकाउंटिंग परसेप्शन से चलती है, अकाउंटिंग फैक्ट्स। किसी ने तो इस देश में यह भी कहा था कि जो कोयला घोटाले के बाद सीएजी ने कुछ अमाउंट्स निकाला था, यह भी तो बात हुई थी शायद नेशनल लॉस है। ये दो तरफ से दिखा जा सकता है, लेकिन विभाग के प्रमुख के नाते जब 26,000 करोड़ की कोई सीएजी ने कहा, हमारी मन में स्वाभाविक इसके बारे में जिज्ञासा आई, इसकी थोड़ा और अंदर जाने के लिए। मित्रों, मैं आभार प्रकट करूंगा, शायद जवाबदेही आपके ऊपर ज्यादा है, हम तो क्रियान्वयन करने वाले हैं, उसकी सुधार और उसकी उत्कृष्टता लाने वाले लोग तो आप ही हो। आपको नए सिरे से कई चीजों को देखने के लिए आवश्यकता है। मैं हाइड्रोकार्बन सेक्टर देखता हूं, और ये 80% हमारी आवश्यकता हम विदेश से आयात करते हैं। आवर सेक्टर इज इंपोर्ट सेंट्रिक। प्राइमरी चैलेंज ऑफ दिस सेक्टर इज हाउ टू कर्टेल द इंपोर्ट बिल। 9 लाख करोड़ की इंपोर्ट बिल, सबसे इस देश की अर्थनीति को मदद कोई कर सकता है, दिवालिया कोई कर सकता है, तो हमारी सेक्टर कर सकता है। और इस सारे अकाउंटिंग प्रोसेस हम डॉलर पे करते हैं। जो 80% इंडियन प्रोड्यूस भी है, निजी उत्पादन है, वो ऑयल हो, गैस हो, उसकी कैलकुलेशन हम इंटरनेशनल मार्केट से करते हैं, डॉलर मनी से करते हैं, डॉलर इकोनॉमी से हम लिंक्ड हैं। ये मन अभी तक माना नहीं। हम इंपोर्ट क्रूड ऑयल डॉलर पे करते हैं, रिफाइनरी प्रोसेस के बाद हम जब उसको बाजार में छोड़ते हैं, उसको भी इंटरनेशनल प्राइस के साथ जोड़ के छोड़ते हैं। उसके बाद इस सेक्टर की प्रॉफिट मार्जिन 1.5% है। राजीव जी अभी एनटीपीसी वगैरह के, और आप में से कई सारे दूसरे पब्लिक सेक्टर की बोर्ड में होंगे। एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन में काम करते हैं। ऑयल सेक्टर 1.5% की प्रॉफिट मार्जिन में काम करता है। और सीएजी हमको चुनौती दिया है, 26,000 करोड़ की मुनाफा ऑयल सेक्टर जनता को से छीन के अपने के पास रखा है। और हम अकाउंटिंग सिस्टम हमारी पूरा इंटरनेशनल प्रैक्टिस हमको इंटरनेशनल रेट पैरिटी पे जाना पड़ता है। मित्रों, देश के सामने ये चुनौती है, इसको आम आदमी के पास ये सही है या गलत है, या उसमें और क्या सुधार ला सकते हैं, इसकी डॉक्टर आप ही हैं। रास्ता आप ही को निकालना पड़ेगा। आपने, मैं रघु जी को पूछ रहा था, रघु जी हमको मिलना चाहिए। नई सरकार आई है, पिछले 10 साल राइटली, जैसे सराब जी ने कहा कि 90 दशक से इस देश की अर्थनीति खुल चुका है। हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यवसाय की मॉडल खड़ा करना पड़ता है। भारत को कोई आज अनदेखा नहीं कर सकते। नोबडी कैन इग्नोर इंडियन मार्केट साइज। हमारे सामने 2 रास्ता है, हम अपने मार्केट को लाचार ढंग से छोड़ दें, या हम टर्म फिक्स करें। मेरे को पूरा भरोसा है, हम सब मिलके, ये अकेले सरकार चलाने वाले चंद लोगों की काम नहीं है। समाज के विद्वानों को मिलके ये सरकार प्रतिबद्ध है, समाज की सारे स्टेक होल्डर को इकट्ठा करके। मित्रों, 90 दशक के खुलने के बाद कुछ क्षेत्रों में सुधार हुई। आज बिजली पावर सेक्टर को देखिए, अगर अटल जी उसको 98, 99, 2000 में प्रक्रिया शुरू करते, 2003 की बिजली सुधारक बिल ना लाते, आज निजी सेक्टर से 35% बिजली उत्पादित नहीं होता। आज देश की आवश्यकता की 35% बिजली उत्पादन होने वाले बिजली का 35% निजी सेक्टर से आती है। अगर कोल बिल उन दिनों में आ पाता, शायद आज कोयला सेक्टर की ये जो गड़बड़ी हुई है नहीं होता।
नैसर्गिक संसाधन सरकारों के पास रही और इस सरकार की नैतिक दायित्व भी है और नैतिक ताकत भी है। मैं आभार प्रकट करता हूं पिनाकी जी को। उन्होंने कहा, मेरे वित्त मंत्री ने कहा कि वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ सीन, प्रॉफिट इज नॉट ए डर्टी वर्ड। मित्रों, इस देश में संपन्नता क्या नहीं आनी चाहिए? जिस किराना दुकान की बेटी के बारे में आप लोग नाज करते हो, अभिमान करते हो, क्या उनको, उस गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस 62 साल के 68 साल के प्रवास में हमने देश की बहुसंख्यक समाज को हम सुविधा मुहैया करवा पाए हैं? हम उड़ीसा में बैठे हैं, पिछले सरकार ने नए सिरे से देश की संपन्नता को लेकर रघुराजन रमन कमेटी बिठाई, जो आज माननीय रिजर्व बैंक की गवर्नर है। उड़ीसा सबसे पीछे आया है। मित्रों, क्या यह कुरुसभा जैसे वातावरण नहीं हो रहा है? अब विद्वान लोग बैठे हैं, द्रौपदी की वस्त्रहरण हो रहा था, क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य को मालूम नहीं था? अन्याय हो रहा है, क्या व्यवस्था थी कि उन लोगों को चुप रहना पड़ा? अभी आजादी के 68 साल के बाद हम अभी 15 अगस्त पूरा किए हैं। जिस उड़ीसा में कोई भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर हाथ रखे, वो लोहे की पत्थर हो, मैंगनीज हो, बक्साइट हो, कोयला हो, डोलोमाइट हो, 25 से 50% तक बक्साइट जैसे आइटम लगभग 80% देश के उड़ीसा में है। कामकाजी लोग पूर्वी भारत में है। अगर बंबई में तनाव होता है, दिल्ली में तनाव होता है, तो पूर्वी भारत के लोग वहां क्यों पहुंचे, उसको लेकर तनाव होती है। अगर मेरे उड़ीसा की प्लम्बर दिल्ली और एनसीआर छोड़ दे, बड़े लोगों के घर में नल बंद हो जाएगा। फिर भी ये भारत की पूर्वी हिस्सा क्यों पीछे है? क्यों उड़ीसा सारे संसाधनों के बाद उड़ीसा पीछे है? क्या मित्रों, एक कुरुसभा जैसे वातावरण नहीं है? क्या हमको इसकी रास्ता नहीं निकालनी चाहिए? क्या जो आवश्यक नीति सुधार होनी चाहिए हुई है? मित्रों, पिछले 25 साल के प्रवास में अर्थनीति खुलने के बाद जो सारा सेक्टर में पॉलिसी रिफॉर्म, न्यू पॉलिसी रिजिम की आवश्यकता थी, वो नहीं हो पाई है। और पिछले 10 साल की कहानी कहे तो भूल जाना ही बेहतर होगा। हम सरकार में कभी नहीं थे। मेरे जैसे सामान्य सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार में कभी नहीं थे। हम सरकार में अभी कुछ छोटे मोटे गिलहरी का काम कर रहे हैं। हम अचंभा रहते हैं। सही ढंग से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं दिल्ली की बाहर से आया हूं। मैंने सरकार चलाया गुजरात में, लेकिन मेरे लिए नया अनुभव हो रहा है, सरकार के अंदर सरकारें काम कर रही हैं। देश की 10-15 महारत्न और नवरत्न के अंदर से मेरे सौभाग्य है, मैं 4-5 तथाकथित महारत्न नवरत्नों की काम मेरे विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। सबकी स्टेक होल्डिंग में 60 से 80% तक इक्विटी होल्डिंग सरकारों के पास है, सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है। कुछ मसला आता है तो पीएसयू सरकार के नाम पे भी केस करते हैं। अंशुमान दास जी ने भी किया होगा एक आधा, नहीं किया होगा तो अच्छा बात है, क्या ही होगा। ये मेरे समझ की बाहर है। मैं एक मेरे मित्र को बुला के पूछा, मित्र ये जो आपने केस किया भारत सरकार के नाम पे, मेरे को तो पॉलिटिकली सूट करता है कि मेरे पूर्ववर्ती सरकारों के नाम पे केस हुई है, लेकिन मैं एक राजनीतिक और अर्थनीतिक शास्त्र का नया विद्यार्थी हूं। मेरे को समझाइए, क्या भारत सरकार के खिलाफ आपको केस करने में क्या मजबूरी आई? कि आपने जिस विसंगति के बारे में आप उल्लेख कर रहे हो, इसके बारे में डिड यू इन्फॉर्म दी देयर गवर्नमेंट? डिड यू रिटन एनी लेटर? डिड गवर्नमेंट एनी टाइम रिएक्ट यू इन ए नेगेटिव टर्म? मित्रों, पिछले 10 साल में गुना होगा अगर इन दिनों में जो सब हुई है, ये इससे बड़ा गुना कुछ नहीं हो सकती। भारत की आम जनता के
भाग्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया पिछले 10 साल, इससे बड़ा कुछ गुनाह नहीं हो सकती है। राजनीति तो आते रहती है, राजनीति में कोई जीतेगा कोई हारेगा ये अलग बात है, लेकिन इस देश को पीछे ले जाने का किसी का हक नहीं है। इस देश में अगर आईटी सेक्टर खड़ा हुआ है, कोई सरकार की बदौलत खड़ा नहीं हुआ, इस देश की मेधावी विद्यार्थियों ने विश्व के अंदर उस ताकत ने खड़ा किया है। सरकार तो आप लोगों के माध्यम से अकाउंटिंग करके उनसे टैक्स वसूल लेता है, सर्विस टैक्स। इस देश में जो पूर्ववर्ती वित्त मंत्री थे राजीव जी, उनकी कोट कर रहे थे कि मैं हूं ना, उन्होंने कभी देश को अस्वस्थ किया था, मैं हूं। मित्रों, इन दिनों में मैंने कहा ना, मैं इस सेक्टर का नया विधान है, न्यू टू दिस इकोनॉमी वर्ल्ड। मैंने पढ़ा ये फॉरेंसिक अकाउंटेंसी क्या होती है, तो ये 307, 302 इस प्रकार में गड़बड़ हुई, कुछ संगीन अपराध हुआ, उसकी फॉरेंसिक लैबोरेटरी और उस फॉरेंसिक एनालिसिस के बारे में सुने थे। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में फॉरेंसिक इंक्वायरी। मित्रों, पिछले 10 साल में टैक्स टेररिज्म और फॉरेंसिक अकाउंटेंसी की तरफ क्यों आवश्यकता हुई? क्या इस देश की नीति में कहीं ना कहीं तो कमी थी जो उजागर हो रहा है? एनपीए को ठीक करने के लिए कुछ लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने तरीके से मोड़ते हैं, इसकी भुगतान किसको करना पड़ता है? गरीबों की पैसा बैंक में रहेगा, चंद लोग, 2-4 लोग मिलके पैसा उठा लेंगे, सिफोन कर लेंगे। मैं पुनः बधाई देता हूं पिनाकी जी को, उन्होंने अगर मेरे नीति को उन्होंने अप्रिशिएट किया। मेरे पास नैतिकता है, मेरे नेतृत्व के पास नैतिकता है। मेरे नेतृत्व देश की आम जनता की श्रद्धा जीता है, अधिकार जीता है कि हम लो टैक्सेशन रिजिम चलाएंगे। ये सुशासन नहीं होती है प्रजा पे बोझ दे के हम विकास की ओर बात करें और आगे जाएं, ये संभव नहीं है। ये डाइकोटोमी है मित्रों। हम सबको मिलके एक नया भारत खड़ा करना पड़ेगा। इस देश के अंदर अपार संभावना है और प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, आप सभी ने कहा हमें बहु अपेक्षा है, बहुत आकांक्षा है नए प्रधानमंत्री जी से, नए सरकार से। मित्रों, हमको तो 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। हमको तो 100 घंटे के बाद प्रश्न पूछा गया है, कहां गए आपके अच्छे दिन? मित्रों, हम तो 60 महीने की भीख मांग के आए हैं, आशीर्वाद लेके आए हैं, भरोसा जीते हैं। जो लोग इस देश को 60 साल चलाए और इस देश की मेधा को, इस देश की संपन्नता को, इस देश की संभावना को जिन्होंने गला घोटा, वो आज 100 घंटे के अंदर प्रश्न पूछना शुरू किए, आपके अच्छे दिन कहां गए? तो प्रधानमंत्री जी ने इस बार देश के सामने अपने मन की बात कही है, लाल किला की प्राचीर से। और मैं भी जिसमें मैं तो अनुभव करता हूं अपने ही विभाग के अंदर, हमारे विभाग में 5 साल की एनुअल बजट के बारे में, प्लान के बारे में हम अभी समीक्षा कर रहे थे। 6 लाख करोड़ की मेरी प्लान साइज है। क्या ये लोकलाइज हो पा रहा है? अगर ब्राजील अपनी देश को, अपनी देश की अर्थनीति को अपने पे खड़ा करने के लिए, अगर चाइना आज विश्व में महाशक्ति बनने की कगार पे है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए वो बड़ा शक्ति ब्राजील हो या चाइना अपने पैर पे खड़ा हो रहे हैं कि अपने देश को, अर्थनीति को ऐसे सजाए हैं कि उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे रिसाइकिल हो पाएगा। मित्रों, इसकी विद्या बुद्धि आप लोगों के हाथ में है। मित्रों, ये हिस्सा जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा, क्या नहीं है इस भूगोल में, क्या नहीं है इस भूखंड में। मैंने नैसर्गिक संसाधन की बात कहा, परसों प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बिठा के
निर्णय किया है कि पिछले 2009 में जो लास्ट रिवीजन हुई थी रॉयल्टी की, मिनरल सेक्टर की, 12 में होनी चाहिए, नहीं हुआ। आज मैंने अखबार में देखा, पिनाकी बाबू की मित्र लोगों ने प्रश्न उठाया कि नहीं 2015 क्यों 20 होनी चाहिए, पिछले दिनों का क्या होगा। अच्छी बात है, अरे आप तो बिना पूछे हमने तो कर ही दिया। जिन्होंने 2012 में करना था उन्होंने नहीं किया, हमने तो 2014 से ही शुरू तो किया, बिना पूछे किया। 15% से शुरू किया आयरन सेक्टर में। उनका पूछना भी अधिकार रहता है और वाजिब है, यही संघीय ढांचा है। और भी बढ़े मित्रों, नैसर्गिक संपदा हो, जल संपदा हो, उपजाऊ जमीन हो और मेहनती लोग हों। मैं अंत में ये आपको अपील करना चाहूंगा, ये भारत तब जाके बढ़ पाएगा अगर पूर्वी भारत अपने पे बढ़ेगा तो। ये गरीबी लोगों के अंदर, ये गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोग मित्रों, उनकी विवेक नहीं होती है अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए। अगर हम सज्जन हैं, अगर हम समाज के बुद्धिजीवी हैं, अगर हम सही में कृष्णपंथी हैं, हम द्रोणाचार्य कृपाचार्य नहीं है, तो हमको नई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और मेरे को आपने सौभाग्य दिया आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए। मैं आशा प्रकट करता हूं ये विवेक समूह, विवेकपूर्ण समूह देश को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपना जवाबदेही निभाए। मैं पुनः आप लोगों को आभार प्रकट करता हूं। आप उड़ीसा आए, हम लोगों की एक आकांक्षा है, मेरे उड़ीसा एक दिन साउथ ईस्ट एशिया में व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बना था, इसलिए हम बाली यात्रा मनाते उड़ीसा के अंदर। यहां के मेरे पूर्वज बाली तक पहुंचे थे, व्यवसाय करने पहुंचे थे। आज उड़ीसा पूर्वी भारत की, थोड़ा बहुत बंगाल को छोड़ दे, तटीय इलाका उड़ीसाई है। विदेश से यही सामान आए, यही की समान उपजाऊ चीज जो बिहार की खेत से उपजा हुआ मक्का हो, गेहूं हो, गन्ना हो, यहां छत्तीसगढ़ झारखंड की उत्पादित लोहे की सामग्री हो या एल्यूमिनियम की सामग्री हो, उड़ीसा होके विश्व बाजार तक पहुंचे, भारत की दूसरे हिस्से में पहुंचे। इसलिए आप लोगों की इसमें मार्गदर्शन चाहिए, आपकी नेतृत्व चाहिए। आप लोगों ने मन बनाया है इसको एक साकार रूप देने के लिए, भारत की नई अर्थनीति को खड़ा करने में आप लोगों की सहयोग कामना करते हुए पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, वंदे उत्कल।